एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम के पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और आज ही हमारी हिंदी की पहली क्लास है। तो हिंदी पैडागोजी के बेसिकली इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन हिंदी पैडागोजी से आते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। तो डेट वाइज इनको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि लगभग 1 मंथ आपके एग्ज़ाम हुए थे 2021 में और 2022 में। 2022 के क्वेश्चन पेपर अभी अपलोड नहीं हुए हैं वेबसाइट पर, तो अभी हम 2021 के ही क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको सोशल साइंस के जो क्वेश्चन पेपर हैं विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन वो चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगी। इससे आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। कंटेंट पढ़ने की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो 20 दिसंबर 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर 2 का सॉल्यूशन हम इसमें देखने वाले हैं, जो कि है लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर जो पैडागोजी पूछी गई थी। वैसे तो ये दोनों लैंग्वेज के लिए ही यूज़फुल रहेगा क्योंकि जो पैडागोजी है वो सिमिलर ही रहती है। तो बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है भाषा है। तो भाषा क्या है, इसका आपको आंसर इसमें करना है। सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भाषा एक नियम संचालित व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो है ना, ये हमसे पूछी थी भाषा की प्रकृति कैसी होती है। तो भाषा की प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो ये कई सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, जैसे कि भाषा जो है नियमबद्ध व्यवस्था होती है। आप देखेंगे कि एक तरह से नियम उसमें होते हैं। अब आप हिंदी लैंग्वेज को ले लेते हैं अगर, तो हिंदी में तो मात्रा वगैरह के नियम अलग हैं, आपके वर्ण अक्षर जो ये नियम है आपके एक तरह से व्यवस्थित हैं। ये ऐसा तो नहीं है ना ज्ञानी जो है वो पहले आ जाएगा, अ जो है वो बाद में आएगा। तो मतलब एक तरह से क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था है ये। इसके अलावा जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, वाक्य की जो संरचना होती है वो भी व्यवस्थित आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वाक्य में जो क्रिया है वो बाद में आएगी, मतलब पहले आता है क्या, सब्जेक्ट आता है पहले। तो एक तरह से नियमबद्ध व्यवस्था ये होती है। भाषा एक नियम संचालित व्यवस्था भी होती है। इसके अलावा भाषा अर्जित संपत्ति और सामाजिक वस्तु है। भाषा को जो एक तरह से हम अर्जित करते हैं समाज से, तो सामाजिक वस्तु है ये। भाषा अनुकरणीय है एवं परिवर्तनशील होती है। भाषा को आप अनुकरण कर सकते हो। मान लो मैं हिंदी बोल रही हूँ तो कोई मुझे जो है निकल करके बोल सकता है। और परिवर्तनशील भी ये होती है। भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। जैसे कि अगर हम दूसरी लैंग्वेज अगर सीखते हैं तो उसके लिए हम दूसरे अपनी जो भी हमारी लैंग्वेज होगी उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और एक दूसरे के संपर्क में जब ये आती हैं तो ये फलती फूलती हैं, एक दूसरे को बढ़ावा मिलता है। एक समृद्ध भाषा कई भाषाओं के शब्दों को स्वयं में निहित रखती है। हिंदी लैंग्वेज का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें। हिंदी लैंग्वेज काफ़ी समृद्ध भाषा है। इसमें आप देखेंगे अरबी के शब्द भी मिलेंगे, फारसी के शब्द भी मिलेंगे, अंग्रेजी के शब्द और उर्दू के शब्द इसमें तरह तरह के शब्द आपको मिलेंगे अलग अलग भाषाओं के। तो यही बात इसमें की गई है, जो समृद्ध भाषा होती है कई भाषाओं के शब्दों को स्वयं में निहित रखती है। भाषा संज्ञानात्मक लचीलेपन और सामाजिक सहिष्णुता को भी जन्म देती है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे भाषा को, आपने देखा होगा जो हमारी मदर टंग होती है उस पर हमारी इतनी पकड़ है कि हम कोई भी जो बात हमें कहनी होती है, कोई भी हमें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती है तो हम उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि बचपन से ही हमें उसका प्रयोग करना सिखाया गया है, हम उसे प्रयोग करते आ रहे हैं और वो हमने एक तरह से अडॉप्ट की है समाज से। तो जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे उस पर उतनी ही पकड़ मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करता है, शिक्षार्थियों को निर्देश है कि इनका अनुसरण करें, मतलब उनको फॉलो करें और उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मनाही है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? मतलब कि उन्हें अनुसरण करने को बोला जाता है, फॉलो करने को बोला जाता है टीचर को, कि भाई टीचर जैसा कर रहा है वैसा ही आपको भी करना है। तो वो जो विधि है वो कौन सी विधि होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर 2 समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक तरह से इसको हम भौतिक प्रतिक्रिया उपागम कह सकते हैं, जो फिजिकल रिस्पॉन्स अप्रोच हम इसे कहते हैं। तो इस पद्धति में होता क्या है, जो छात्र हैं श्रोताओं और
प्रदर्शक के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सुनते हैं वो और देखते हैं। शारीरिक क्रिया के साथ अनिवार्य अभ्यासों का जवाब देते हैं कि जो टीचर कर रहा है वो एक तरह से उसको समझते हैं। उदाहरण के लिए अध्यापक छात्र से खड़े होने और थोड़ा कूदने के लिए निर्देश देते हैं। अध्यापक ये निर्देश देते हैं कि भाई खड़े हो जाओ, किसी को भी खड़ा कर देंगे और कहेंगे थोड़ा कूदो, और बालक इसके प्रति उत्तर में शारीरिक क्रिया करता है। वो जैसा करने के लिए बोला गया है फिर वो वैसा करता है। तो इस उपागम में शिक्षक कविता पढ़ाते समय शारीरिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और छात्र शिक्षक का अनुकरण करते हैं। भाई देखो, जो टीचर है ना वो पोएम पढ़ा रहे हैं, मान लो चिड़िया के बारे में कोई पढ़ा रहे हैं, चिड़िया की तरह उड़ना वो दिखाएंगे एक तरह से, ऐसे ऐसे कि भाई पंख फैलाती है चिड़िया, तो एक्सप्रेशन के साथ वो पढ़ाते हैं, उसको ही कहते हैं शारीरिक प्रतिक्रिया। तो छात्र जो है फिर पीछे पीछे जो है उसको फॉलो करेंगे। जितनी जल्दी हो सके कमांड की प्रतिक्रिया के रूप में बच्चों के मोटर कौशल का उपयोग करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। मोटर कौशल जो मतलब जो चलने से मतलब रिलेटेड होता है, एक तरह मूवमेंट से रिलेटेड होता है। वो हाथ के भी हो सकते हैं, वो पैर के भी हो सकते हैं। ये विधि युवा शिक्षार्थियों के लिए भाषा के सभी पहलुओं को आगमनात्मक और सक्रिय रूप से सीखने में सहायक है। तो ये जो विधि है ना संचार शिक्षण के अंतर्गत आती है, यानी कि एक तरह से इसमें कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन भले ही जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू हो रहा हो, बोलकर ना हो रहा हो, तो कम्युनिकेशन के अंदर ये टीचिंग आती है, जहाँ शिक्षक आदेश देता है, छात्रों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनके साथ लयबद्ध तरीके से संवाद करता है। ये एक मज़ेदार और आनंददायक गतिविधि है। मतलब बच्चे जो है ना बोर नहीं होंगे इसमें, बच्चे इंटरेस्ट के साथ इसमें चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि टीचर जो है देखो पोएम पढ़ाएगा तो एक्टिविटी करके दिखाएगा, भाई चिड़िया कैसे उड़ती है, ऐसे हाथ फैला करके पंख उसके बना देगा, तो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होंगे और इंटरेस्ट लेकर के पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? यहाँ पर सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 22 भाषाएं। वर्तमान की मैं बात करूँ करंट की, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम पर 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में कुछ संविधान संशोधन के थ्रू बाकी की भाषाएं जुड़ी हैं इसमें। तो ये जो लैंग्वेज हैं ये हैं असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये लैंग्वेज हैं जो कि हमारे संविधान में वर्णित हैं। एक कक्ष में विभिन्न साधनों जैसे दीवार पर कक्षा पुस्तकालय श्रव्य दृश्य के द्वारा शिक्षार्थियों को भाषा पर ध्यान देने के अवसर दिए जाते हैं। इसे क्या कहना चाहिए? तो इसे हम कहेंगे क्या? निवेश समृद्ध परिवेश। तो क्योंकि देखो हम अक्सर देखते होंगे, आप कुछ कॉलेजेस में देखते होंगे, कुछ जो स्कूल्स हैं उनमें आप देखते होंगे कि जो दीवार वगैरह होती है या फिर लाइब्रेरी है, वहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं, या तो चार्ट पेपर लगे होंगे या फिर श्रव्य दृश्य, दोनों तरह की चीज़ें लगी होंगी, जिससे कि क्या होगा, तो वो क्या होगा ना, भाषा सीखने में मदद करती हैं वो चीज़ें। तो ये एक तरह से हम जो बच्चे हैं उनको हम दे रहे हैं समृद्ध भाषा परिवेश, निवेश समृद्ध परिवेश इसको कहते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य ऐसे परिवेश से है जिसमें भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर हों। तो अधिक से अधिक अवसर, जब बच्चे बोल भी नहीं रहे, पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो उनको मतलब दीवारों पर ही ऐसी चीज़ लगाई हुई है जो वो डेली देखते हैं। अब डेली देखेंगे, सुनेंगे, तो क्या होगा, वो चीज़ें उनके अंदर जो है आत्मसात होती जाएंगी। तो ये बालकों को भाषा ग्रहण करने के अवसर प्रदान करते हैं। समृद्ध भाषाई परिवेश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बालक के भाषाई कौशलों का दक्षता से विकास करना होता है। मान लो आपको इंग्लिश सीखनी है और आपको क्या करेंगे, इंग्लिश में मान लो कुछ टेंसेस आपको सीखने हैं, तो टेंसेस की मतलब पूरा चार्ट लगा दिया जाए दीवार पर कहीं। अब जैसे आप गुजरेंगे, कोई और दूसरा बच्चा गुजरेगा वहाँ से, तो वो बार बार उसकी नज़र जाएगी, बार बार वो क्या करेगा, वो खाली होगा तो वो पढ़ने लगेगा उसको। तो ऐसे क्या होगा ना, वो बार बार आंखों के सामने से गुजरेगा, तो वो क्या होगा, भाषा कौशल का जो है ना उसका विकास बहुत अच्छे से होगा। पठन सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का अर्थ है। तो क्या अर्थ है, अगर हम पठन सामग्री कोई है, तो कोई कंटेंट है, उसको हम पढ़ रहे हैं सरसरी निगाह से, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सामान्य अर्थ के लिए पढ़ना। जैसे कोई स्टोरी आपको पढ़नी है ना, स्टोरी आप ऐसे तो नहीं करते, एक लाइन पढ़ोगे फिर अर्थ समझोगे इसका, भाई इसका मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं करोगे। स्टोरी आप पढ़ोगे तो आप सरसरी निगाह पे पढ़ोगे, भाई पढ़ते चले जाओगे, पढ़ते चले जाओगे। उसमें क्या होगा, आपका सामान्य अर्थ आपको मिलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको किसी वर्ड का जो है मीनिंग समझना है, डीप नॉलेज लेनी है।
डीप नॉलेज नहीं लेनी, इसमें सरसरी निगाह से पढ़ने का अर्थ है सामान्य अर्थ के लिए पढ़ना। तो व्यापक या द्रुत पठन के अंदर ये चीज़ आती है, सरसरी तौर पर पढ़ना। इसमें पाठक अपनी रुचि के विषय की सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए केवल सरसरी दृष्टि से कई प्रकार की पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि को पढ़ता है। जैसे मान लो भाई आपको कोई स्टोरी बुक पढ़ने का शौक है, कोई नॉवेल पढ़ने का शौक है, आप क्या करेंगे, उसको अर्थ नहीं समझेंगे, उसका ज़्यादा गहराई से थोड़ी ना पढ़ेंगे, उसको बस सरसरी निगाह से बस ऐसी सामान्य समझ के लिए पढ़ते जाएंगे। द्रुत पठन जो होता है ये एक तरह से मस्ती, मनोरंजन और आनंद के लिए पढ़ा जाता है। भाई कोई नॉवल आप पढ़ रहे हो तो वही वो एंटरटेनमेंट के लिए तो पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी आपको अच्छी लगी, भाई ये वाला जो नॉवल है इसमें अच्छी स्टोरी है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो एक तरह से मनोरंजन, मस्ती या फिर आनंद हो गया। आपकी कोई हॉबी है वो पढ़ने वाली, तो उसको पूरा करने के लिए आप पढ़ते हो, आप उसमें ज्ञान नहीं पा रहे हो, एक तरह से वो एक तरह से आप आनंद के लिए पढ़ रहे हो। साथ ही किसी चीज़ की बुनियादी समझ हासिल करने के लिए भी आप पढ़ सकते हो, जैसे कि बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। मान लो आपको भाई एग्जाम देना है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, तो एनसीईआरटी की भी क्या करोगे आप, सरसरी निगाह से पढ़ोगे। तो सरसरी निगाह से पढ़ेंगे क्या, बेसिक उसका समझने के लिए। तो बालक द्वारा अपने रुचिकर उपन्यास को पढ़ने में मौन पठन का उपयोग होता है। देखो द्रुत पठन को मौन पठन भी कहते हैं। और नॉवल आप पढ़ते हो, कोई स्टोरी आप पढ़ते हो, बोल बोल कर थोड़ी ना पढ़ोगे। अभी देखो पहले दूसरी क्लास के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े जैसे बड़े बच्चे होते हैं नॉर्मल एज में, तो कैसे पढ़ेंगे वो, मन मन में तो पढ़ेंगे, बोल बोल कर थोड़ी ना पढ़ेंगे। तो वही होता है ये द्रुत पठन या मौन पठन। शब्द संपदा का प्रयोग, उच्चारण तथा व्याकरण है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, रूप उन्मुखी भाषाई निवेश। तो शब्द संपदा का अगर हम यूज़ करते हैं ज़्यादा तो, या फिर उच्चारण का हम यूज़ करते हैं, तो ये रूप उन्मुखी भाषाई निवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक शब्द संपदा क्या है। शब्द संपदा जो है ना, एक तरह से होती है क्या, एक तो होती है रिसेप्टिव और एक होती है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव क्या है, जो कि हम दूसरों को दे रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको, और एक होती है जो रिसेप्टिव होती है, ग्रहणात्मक, जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो है प्रोडक्टिव की बात यहाँ पर की जा रही है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं। अब देखो भाई हम लिख रहे हैं तो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं ना, कुछ लिख रहे हैं तो वो लिखा हुआ हमारा कोई और भी पढ़ सकता है। मान लो हम कोई किताब ही लिख रहे हैं तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना हम, तो प्रोडक्टिव हो गया है, उत्पादक हो गया लेखन हमारा। वाचन यानी बोल रहे हैं, अब मैं बोल रही हूँ तो वो बोला हुआ आप लोगों को काम आ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं हम, वो एक तरह से प्रोडक्टिव हो गई, प्रोडक्टिव शब्द संपदा हो गई। बताओ जरा रिसेप्टिव में कौन सी आती हैं, कमेंट करके बताओ मुझे ज़रा। दो रिसेप्टिव में आती हैं, प्रोडक्टिव मैंने बता दी दो, बाकी आप बताएंगे। तो भाषा कौशलों के विकास में उत्पादक का अर्थ अभिव्यक्ति से होता है। अभिव्यक्त हम कर रहे हैं, मैं कोई चीज़ लिख रही हूँ तो अभिव्यक्त कर रही हूँ, बोल रही हूँ तो अभिव्यक्त कर रही हूँ। उत्पादक कौशल का उद्देश्य क्या होता है, भाषा को अपने शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। इसके अंतर्गत वाचन और लेखन कौशल का विकास आता है। कार्यविधिक ज्ञान शिक्षार्थियों की किसमें सहायता करता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, संप्रेषण में व्याकरण के नियमों को लागू करने में। संप्रेषण, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बता दूं, संप्रेषण होता है इंग्लिश में कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि जो हम अपने विचारों का जो आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। देखो जब हम किसी दूसरे इंसान से बात करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके लिए एक भाषा की ज़रूरत होती है, तो ये ही संप्रेषण होता है। तो किसी ना किसी भाषा में तो हम करेंगे ना कम्युनिकेट। अब देखो जब बोल भी नहीं रहे होंगे ना तो हम इशारों की भाषा यूज़ कर रहे होंगे। जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो इशारों में बातें करते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक कम्युनिकेशन होता है। ज़रूर नहीं कम्युनिकेशन बोलकर ही हो, कम्युनिकेशन इशारों में भी होता है। संप्रेषण में व्याकरण के नियमों को लागू करने में कार्यविधिक ज्ञान शिक्षार्थियों की सहायता करता है। कार्यविधिक ज्ञान होता क्या है देख लेते हैं, जो कौशल या नियमों की व्याख्या के साथ भाषा प्रयोग में भी लाया जाता है, उसे कहते हैं कार्यविधिक ज्ञान। इसे किसी कार्य के प्रदर्शन में प्रयोग किए जाने वाले व्यवहारिक ज्ञान, अनिवार्य ज्ञान या फिर प्रदर्शनकारी ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कार्य के प्रदर्शन में ये यूज़ किया जाता है। कार्यविधिक ज्ञान में बालक के कर पाने की क्षमता शामिल होती है, कि भाई जो बच्चा है उसमें कर पाने की कितनी एबिलिटी है, कोई काम को करने की कितनी एबिलिटी है उसमें। इसमें रटने के बजाय करने पर बल दिया जाता है, जो कार्यविधिक ज्ञान होता है। तो ये रट्टू तोता वाला ज्ञान नहीं है, कार्यविधिक है, यानी कि कर पाने की कितनी क्षमता है किसी बच्चे के अंदर, वो ये बताता है।
तो इसमें तथ्य को समझने के साथ लागू करना दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें एक तरह से समझने के साथ हम लागू करते हैं, ना कि रट करके एक तरह से चीज़ों को करते हैं। लेखक का कौन सा उपागम लेखन के द्वारा लिखना सीखना को स्पष्ट कर सकता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, लेखन का प्रक्रिया उपागम। देखो, जो ये उपागम होता है ना, उपागम मतलब होता है क्या? अप्रोच। अप्रोच मतलब किसी चीज़ के लिए हम जो मेथड अपनाते हैं एक तरह से, वो हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स्ट्रापोलेटिव होता है किसी के स्थान पर स्वयं को रखना लेखन कार्य है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। कल्पना कीजिए कि आप कहानी में एक लड़का हैं, अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी उस यात्रा के अनुभव का वर्णन कीजिए जिसमें आपकी एक अजनबी से मुलाकात हुई थी। तो ये एक एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन कार्य कहलाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। लेखन में दक्षता का विकास विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है। तो आपको पता ही है, अगर हमें लेखन में दक्षता चाहिए, दक्षता मतलब होता है अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, अच्छे से लिखना सीखना है, तो ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ इसमें शामिल होती है, एक्टिविटीज़ इसमें शामिल होती है। वैसे तो है नहीं कि भाई आपको बता दिया लिखना ऐसे है तो बस एक बार में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। जब बच्चे को लिखना सिखाते हैं तो एकदम तो आता नहीं ना उसको, तो उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करके सिखाया जाता है। तो बालक में लेखन का आरंभ स्वयं के विचारों के अभिव्यक्ति से आरंभ होता है। जो उसके विचार होंगे उनको जो अभिव्यक्त वो करता है उससे स्टार्ट होता है लेखन। उसमें बच्चों में दूसरे के भावों की अनुभूति के लिए दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखकर लेखन अभ्यास कराने से लेखन में दक्षता लाई जाती है। अब देखो, हम कहेंगे बच्चों से कि भाई देखो, वो जो है जो सोच रहा है उसकी जगह पर खुद को रख करके देखो। किसी का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो ऐसे जो है ना, ऐसे अगर हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो ये जो है इससे लेखन में दक्षता आती है, मतलब अच्छे से लेखन करना वो सीख जाता है। सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित करना है। तो सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को अगर हम अंतर्निहित करते हैं, शामिल करते हैं, मतलब तो किस लिए हम शामिल करते हैं, उसका मतलब उद्देश्य क्या है? ये एक तो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए सिंप्लीफाई कर रही हूँ मैं। सामग्री में शिक्षा शास्त्र को शामिल जो करना है तो किस लिए करना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ, सामग्रियों की शिक्षा शास्त्रीय समझ बन सके उसके लिए। देखो, शिक्षा शास्त्र मैंने आपको पहले बताया था, जो शिक्षा शास्त्र होता है बेसिकली हमें सिखाता है कि जो टीचिंग हमें करनी है वो कैसे करनी है, बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना है। तो बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका होता है वही होता है शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित करती है। क्या है गतिविधियां? देख लेते हैं। कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत के लिए 3 प्रतिदिन के विषय देती है। वो ग्रुप में बांट देती है बच्चों को 5 के समूह में। तो 5 के समूह में बांटकर वो क्या करती है, बातचीत के लिए डेली नया एक टॉपिक देती है कि भाई आज आपको इस टॉपिक पर बात करनी है, कल आपको इस टॉपिक पर बात करनी है। बाद में प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। अब देखो, एक एक बच्चे से फिर कहती है कि भाई आप जो है ना अपने जो हमने टॉपिक दिया था उसके बारे में बातचीत कर, डिस्कशन अपना स्टार्ट करो। तो वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है यहाँ पर। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल को। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो, अंतर्वैयक्तिक जो होता है ना, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल इसको इस तरह से लिखते हैं, देखो। तो ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है ये हमारे दिमाग में कम्युनिकेशन होता है और इसको हम कह सकते हैं स्वयं के साथ ही कम्युनिकेशन होता है, हमारे खुद के साथ ही कम्युनिकेशन होता है। अब देखो, जब हम टॉपिक उनको देंगे तो उस पर वो क्या करेंगे, सोचेंगे, विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे, आकलन करेंगे, चिंतन करेंगे, महसूस करेंगे उसके बारे में। तो ये हो गया इंट्रापर्सनल। तो ये कम्युनिकेशन जो होता है इंट्रापर्सनल, ये स्वयं के साथ होता है। तो ये जो टीचर करना चाह रही है वो यही करना चाह रही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रकृति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन हैं। भाई, हम जब कोई आकलन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो विद्यार्थियों ने कितना सीख लिया है, उनकी प्रगति कितनी हुई है, कितना सिखाना बाकी है, या फिर उसमें कोई सुधार की ज़रूरत तो नहीं है। तो वो कौन सा आकलन होता है? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, अधिगम के लिए आकलन।
असेसमेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश में कहते हैं इसको। अधिगम के लिए आकलन मतलब सिखाने के लिए हम आकलन कर रहे हैं जिससे हम बच्चे को सिखा सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चे की प्रगति की मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग मतलब एक तरह से उसको उस पर नज़र इस तरह से रखेंगे कि भाई जो बच्चा है वो कितना प्रगति कर रहा है, कितना उसने सीखना है, कितना सीख चुका है, कोई उसमें सुधार की ज़रूरत तो नहीं है, कोई मतलब गलतियाँ अगर कर रहा है तो उसको क्या सुधार की ज़रूरत है। वो क्या कर रहे हैं, हम अधिगम के लिए आकलन कर रहे हैं जिससे बच्चा और बेहतर तरीके से सीख सके। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये छात्रों की क्षमताओं, आवश्यकताओं और त्रुटियों को ध्यान में रखता है। शिक्षार्थियों और उनके शिक्षकों द्वारा उपयोग के लिए साक्ष्य की खोज करने और व्याख्या करने की प्रक्रिया ये तय करती है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि शिक्षार्थी जो हैं अपने अधिगम में कहाँ पर हैं, मतलब उन्होंने कितना सीख लिया और कितना सीखना बाकी है, उन्हें कहाँ जाना है और उन्हें सर्वोत्तम रूप से कैसे प्राप्त करना है, मतलब वो बेस्ट से बेस्ट तरीके से कैसे सीख सकते हैं। इसे रचनात्मक आकलन के रूप में भी जाना जाता है, जो हमारा होता है इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कहें या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग कहें, एक ही बात है। मतलब ये होता है हमारा लर्निंग के लिए ही, तो ये लर्निंग के बीच में होता रहता है ये वाला असेसमेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को किसके रूप में अनुमोदित करती है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। अब देखो त्रिभाषा सूत्र आपको पता ही होगा, उसी में एक भाषा है शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल लैंग्वेज को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में रखा, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कंपलसरी बना दिया कि आपको अनिवार्य मतलब बना दिया कि भाई लेना ही लेना ये लैंग्वेज, एक अतिरिक्त विकल्प दे दिया कि भाई आपकी मर्जी है, आप इस लैंग्वेज को पढ़ो या मत पढ़ो। शास्त्रीय भाषा क्या होती हैं, शास्त्रीय भाषा के रूप में प्राय उन भाषाओं को घोषित किया जाता है जो लुप्त होने की कगार पर हों या लुप्त प्राय हो चुकी हों। कुछ लैंग्वेज में भाई देखो गायब हो चुकी हैं क्योंकि आम बोलचाल में इनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, या फिर उसको प्रयोग ना करके परिवर्तित रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब उसमें फेरबदल हो चुका है। तो भारत में ये इस तरह की 6 भाषाएं मिलती हैं जो शास्त्रीय भाषाएं कहलाती हैं, जो कि हैं तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको। अब ये आपको बोलचाल में मिलती नहीं ज़्यादा बोलते हुए लोग। त्रिभाषा सूत्र के तहत भारतीय स्कूलों में 3 भाषाओं की शिक्षा दी जाने की सिफारिश की गई थी, जो इस प्रकार है। अब देखो इसमें ही इंक्लूड होगी वो शास्त्रीय भाषा भी। तो पहली भाषा तो देखो जो अनिवार्य है वो क्या है, मातृभाषा जो बच्चों के घर की भाषा है, या क्षेत्रीय भाषा जो भाई जिस एरिया में वो रहते होंगे वही तो उनकी मातृभाषा होगी, क्योंकि बचपन से वो बोलते आ रहे हैं। तो या तो रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग, तो दोनों सिमिलर ही होंगी, एक ही होंगी। दूसरी भाषा कौन सी रखी गई इसमें, हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा या फिर अंग्रेजी। दूसरी भाषा हो गई, या तो अंग्रेजी रख लो या तो फिर जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें आधुनिक भारतीय भाषा। तो देखो जो तीसरी भाषा जो रखी जाएगी वो कौन सी रखी जाएगी, हिंदी भाषी या तो फिर गैर हिंदी भाषी, दोनों राज्यों में अंग्रेजी, और या फिर एक शास्त्रीय भाषा। तो ये जो है रखी जाएगी तीसरी भाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के 2-2 के समूह बनाती है, 2-2 बच्चों के, और उन्हें 18 वाक्यों वाली कहानी देती है। उनमें से एक जोड़े के पास विषम संख्या वाले वाक्य हैं, जैसे कि पहला वाक्य हो गया, तीसरा, 5वां, ये संख्या वाले इस संख्या वाले वाक्य हैं एक जोड़े के पास, और अन्य वाक्य खाली हैं इसमें, यानी जो सम संख्या वाले जो वाक्य हैं वो खाली है इसमें, जबकि दूसरे जोड़े को सम संख्या वाले वाक्य तथा विषम संख्या वाले वाक्य इसमें खाली हैं। तो विद्यार्थियों को जोड़े में एक दूसरे को वाक्य को पढ़कर सुनाना है और कहानी को पूरा लिखना है। तो इसमें श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन सम्मिलित है। इस कार्य को किस रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट। पारस्परिक श्रुतलेख इसको कहते हैं। श्रुतलेख आप जानते ही होंगे, जो सुन करके लिखा जाता है। और पारस्परिक श्रुतलेख क्या होता है, पारस्परिक का अर्थ होता है साथ में मिलकर कुछ काम करना, श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। श्रुतलेख का शाब्दिक अर्थ सुनकर लिखना है, जैसे कि आप सबने लिखा होगा, टीचर बोलते थे और आप लिखते थे। तो भाषा शिक्षण के श्रुत लेखन अभ्यास विधि के तहत शिक्षक एक एक शब्दों का शुद्ध उच्चारण करता है तथा बच्चे उन्हें सुनकर शुद्ध शुद्ध लिखते हैं। तो पारस्परिक इसमें जोड़ दिया, तो वो क्या कर रहे हैं, वो साथ में मिलकर कर रहे हैं वो काम को, साथ में क्या कर रहे हैं, श्रुतलेख कर रहे हैं। एक बोल रहा है, दूसरा लिख रहा है, तो वो क्या हो गया, पारस्परिक श्रुतलेख हो गया। यहाँ पर टीचर नहीं कर रहा है, यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं। अगर कोई भी आपके आसपास सीटेट की तैयारी कर रहा है तो उसको चैनल रिकमेंड जरूर करें। यहाँ पर बाकी के सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा सोशल साइंस की कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल मैंने कराया हुआ है, तो सोशल साइंस का कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रीवियस क्वेश्चन से बेहतर तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।